के लिए 5 चरण में वोटिंग हो चुकी है और इस बीच कमलनाथ ने वोटिंग के आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कमलनाथ ने संशोधित आंकड़े को चौंकाने वाला बताया। सोशल मीडिया पर कमलनाथ के पोस्ट पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने कमलनाथ का समर्थन किया तो वहीं बीजेपी ने इसे हार का बहाना खोजना बता डाला। देखिए। लोकसभा चुनाव का दंगल अब करीब करीब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 2 चरणों में वोटिंग होना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच वोटिंग के आंकड़ों को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बीच कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और संशोधित आंकड़ों को चौंकाने वाला बताया। कमलनाथ ने चुनाव आयोग से बढ़े आंकड़े को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की अपील भी की। कमलनाथ के पोस्ट पर मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सिर्फ सवाल खड़े करने के आरोप लगाए, साथ ही कहा कि कांग्रेस हार के बहाने तलाश रही है। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की हार सुनिश्चित हो जाती है तो ईवीएम, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट सभी पर सवाल उठाने लगते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के पास किसी तरह का प्रमाण है तो उन्हें निर्वाचन आयोग के पास अपने प्रमाणों को लेकर जाना चाहिए और निर्वाचन आयोग उसके अनुसार उनके प्रमाणों पर निर्णय लेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल और केवल भ्रम फैला रही है। प्रदेश की जनता के बीच में जो जनाधार खो चुके हैं वो अपनी हार के बहाने ढूंढ रहे हैं, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। उधर कांग्रेस ने कमलनाथ के पोस्ट का समर्थन किया, वोटिंग के आंकड़ों पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। ये अकेले कांग्रेस की बात नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं कि ये बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज के साथ डाटा देने में इतनी देरी क्यों हो रही है, जबकि जब इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था और बैलेट पेपर से वोट पड़ते थे तब भी रात को 9 बजे तक जो डाटा आता था वो रियल टाइम मान लिया जाता था। आज 10-10 दिन बाद, 11-11 दिन बाद वोटिंग के बाद जो है वोट बढ़ाए जा रहे हैं। एक लोकसभा सीट पर 75 हजार, 1 लाख वोट बढ़ा दिए जा रहे हैं। ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है। वोटिंग आंकड़ों में देरी को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग को घेर रहा है। ये सच है कि रियल टाइम और संशोधित आंकड़ों में अंतर है, लेकिन इसके साथ ही ये भी सवाल है कि अगर विपक्ष को आंकड़ों में हेरफेर का केवल शक है या फिर उनके पास कोई तथ्य भी है। अगर कोई तथ्य नहीं तो सवाल केवल सवाल भर ही रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया एडवाइजर के मिश्रा एक बड़ा बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी में गए सीनियर नेताओं को वापस कांग्रेस में लाने का विरोध किया जाएगा। के मिश्रा ने यहां तक कहा कि जो भी गद्दारों को पार्टी में वापस लाने की कोशिश करेगा उनका हम विरोध करेंगे। पार्टी और विचारधारा का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जैसे फासीवादी संगठन को ज्वाइन किया है, वो भी यदि कभी पुनः प्रवेश कांग्रेस में करने की कोशिश करेंगे या जो भी सीनियर लीडर उन गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता उनका भी विरोध करेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई 3 या 5 स्टार होटल नहीं है कि जहां ऐशो आराम करने के लिए आदमी आए और संकट के दौर में चला जाए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि डरो मत, तो डरो मत का उद्घोष कार्यकर्ता और नेता दोनों पर लागू होता है। उस लिहाज से हम डरे नहीं, भीतर घातियों के खिलाफ एक्शन लें और गद्दारों के लिए सोचे भी नहीं कि हम उन्हें पार्टी में वापस लेंगे। और इधर के मिश्रा से पहले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी पार्टी को नसीहत दे डाली थी। सज्जन सिंह वर्मा ने भीतर घातियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई थी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। डरते हो तो राजनीति करना नहीं चाहिए। कड़क निर्णय नहीं लोगे तो लचर तरीके से पार्टी चलती है। आपको लगता है कि उस समय कार्रवाई हो जाती भीतर घातियों पर तो लोकसभा चुनाव के दौरान भीतर घात नहीं कर पाते? बिल्कुल, उसका प्रतिशत बहुत कम हो जाता। लोगों में एक ये तो लगता ना कि भाई पार्टी कार्रवाई करती है। अभी तो ये लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई करती नहीं, इसलिए खुली छूट है। और उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित किया और पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यप्रणाली का हवाला देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला।
और कृपाशंकर को अपना मित्र बताया। कहा बीजेपी अब की बार के चुनाव में निश्चित रूप से रिकॉर्ड तोड़ेगी और प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। जौनपुर लोकसभा आखिरी चरण का चुनाव चल रहा है पूरे देश का, लोकसभा का, और अभी तक के जो रुझान आए हैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। और जहां मैं जौनपुर में मेरे मित्र और बहुत सुयोग्य भाजपा के नेता श्री कृपाशंकर जी के लिए लोकसभा चुनाव में जनता से वोट की अपील करने आया था, इस अवसर पर हमारे अपने मित्र यहाँ के लोकल विधायक भी और मंत्री श्री गिरीश यादव जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री जी, अन्य मंत्रीगण, सारे मित्रों के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैंपेन किया। और मुझे जिस प्रकार के हालात दिख रही है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। और इंदौर में अक्षय कांति बम को लेकर सियासत फिर से चरम पर पहुंच रही है। फरार चल रहे अक्षय कांति बम को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा इनाम देने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस इस रकम को उस शख्स को देने वाली है जो अक्षय कांति बम की सूचना उनके साथ साझा करेगा। बम की तलाश हुई तेज, बम का पता बताओ, इनाम पाओ। शहर शहर कांग्रेस ने चिपकाए पोस्टर। इंदौर की सड़कों पर लगे पोस्टर्स को जरा देखिए। अक्षय कांति बम फरार है, ये पोस्टर कांग्रेस ने लगाए हैं। उधर पुलिस का दावा कि जल्द ही अक्षय कांति बम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने अक्षय कांति बम का पता बताने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है। पता बताओ, इनाम पाओ। पता बताने वाले को मिलेगा इनाम, सूचना देने वाले को 5100 रुपए मिलेंगे। बम पर धारा 307 के तहत आरोप। अभी फरार हैं अक्षय कांति बम। कोर्ट ने दिए हैं गिरफ्तारी के आदेश। पुलिस को कोर्ट में करना है पेश। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने अक्षय कांति बम को संरक्षण दे रखा है। कांग्रेस पोस्टर लगा के ढूंढ रही है, फिर भी नहीं मिल रहा है, तो कानून व्यवस्था तो भंग हो चुकी है। दूसरी बात, बीजेपी के 2 बड़े नेता, उन्होंने एक 5 स्टार होटल में उसको ठहरा रखा है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था दे रखी है, प्राइवेट गार्ड और प्राइवेट गुंडे तैनात हैं। ये पुलिस भी जानती है, उस क्षेत्रीय थाना भी जानता है, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दहशत कितनी है इंदौर में। इंदौर में नई माफियागिरी शुरू हो रही है जो पुलिस के माध्यम से शुरू हो रही है। पहले बॉम्बे और महानगरों में होता था कि पुलिस कमिश्नर सुपारी लेते थे, कई पकड़ाए भी हैं कि आपकी सुरक्षा पुलिस करेगी। ये इंदौर में अब होने लग गया है कि एक बड़ी सुपारी के तहत अब पुलिस ही उसकी सुरक्षा कर रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी पलटवार करती है। कहती है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से निकलकर कांग्रेस से मिलते हैं, तब कांग्रेस को कुछ नहीं दिखता। पुलिस अपना काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपराध में जीरो टॉलरेंस की नीति है और हमेशा उस नीति पे भारतीय जनता पार्टी चली है और आगे भी चलेगी। कांग्रेस के आरोप निराधार हैं, कानून अपना काम करेगा और निश्चित रूप से कानूनन जो भी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। लेकिन कांग्रेस को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। फिलहाल अक्षय कांति बम की गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश में सियासी तूफान छाया हुआ है जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस भी इस मामले को लेकर बीजेपी पर खूब हमले कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ओडिशा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है और पिछले 24 साल से ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार बनी हुई है। बीजेपी ने इस बार ओडिशा में पूरी ताकत लगा दी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस बार ओडिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ओडिशा में बीजेपी के प्लान को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मेरे साथ इस समय धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और चुनाव लड़ रहे हैं इस बार लोकसभा का। धर्मेंद्र प्रधान जी, ओडिशा के अंदर माहौल कैसा है? आप खुद देख रहे हैं, सुबह से आप घूम रहे हैं, जिस ओर जाओ उड़ीसा में परिवर्तन ही परिवर्तन है। इस बार यहाँ की सत्ताधारी बीजू जनता दल का जाना तय है। 25 साल की नॉन परफॉर्मेंस, उनकी नाकामी, काम नहीं करने की ऊपर लोगों की जो गुस्सा है वो खुल के आ रहा है। वो इस बार हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार राज्य में सरकार बनेगी और उड़ीसा से 21 का 21 लोकसभा बीजेपी जीतेगा।
क्या आपको लगता है ओडिया प्राइड का विषय भारतीय जनता पार्टी बहुत दमखम के साथ उठा रही है? क्यों ऐसा मुद्दा उठाया जा रहा है? पहली बात। और दूसरा, बीजेडी और कांग्रेस एक बात को कह रही है कि बीजेपी घबराई हुई है, इस तरह के मुद्दे उठा रही है। घबरा कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी तो मेरे राज्य में है ही नहीं, वो बीजेडी की जेब में घुस चुका है। बाकी रहा बीजेडी के लोगों की भाषा देखिए। उड़ीसा प्राइड कैसे नहीं होगा? अगर मुख्यमंत्री जी जब वो रिटायरमेंट करनी चाहिए तब वो राज्य की राजनीतिक अधिकार को अपने नाम पे लेके एक कोई बाहरी व्यक्ति को आउटसोर्स कर दे, क्या ये उड़ीसा अस्मिता का विषय नहीं होगा? क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, एक भाषा के आधार पर राज्य बनाया था 1936 में? क्या इसी को हम सहने के, इसको दिखने के लिए आज हम लोग हैं? उड़िया लोग यही प्रश्न पूछ रहे हैं। रतन भंडार का मुद्दा उठाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी जगन्नाथपुरी के विषय में। क्या आपको लगता है कि वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है और चाबी कहाँ है? एक राज जैसा बीजेपी ने बना दिया है, और जबकि बीजेडी कह रही है कि ऐसा कोई विषय ही नहीं है। नहीं, उनको लग रहा होगा विषय नहीं। सारे हिंदुओं की आस्था का केंद्र महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। 4.5 करोड़ लोग जानना चाहते हैं, हाईकोर्ट कहने के बावजूद राज्य सरकार की क्या व्यवस्था है, किस चीज को छुपाना चाहते हैं? अधिकार तो राज्य सरकार के पास है, किस चीज को छुपाना चाहते हैं कि वो चाबी सामने नहीं ला रहे? रत्न भंडार की हिसाब किताब नहीं हो रहा है। लोगों के मन में संदेह, सारा माल गायब हो चुका है, सारा रत्न। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हमें कह रहा हूँ जिम्मेवारी के साथ, किसको छुपा रहे, किस चीज को छुपा रहे? क्यों डर है उनके मन में? क्यों नहीं खोल रहे हैं? हाईकोर्ट ने कह चुका है सार्वजनिक करो, क्यों नहीं कर रहे हैं? बहानाबाजी कर रहे हैं, उसको उनको उत्तर देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज कि हम एक चीज देख रहे हैं कि बीजेडी ने कई विषयों पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्र की सरकार का साथ दिया, लेकिन अब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान, सारे के सारे बीजेपी के दिग्गज नेता एक बात कह रहे हैं कि नवीन बाबू की रवानगी है, ये जाना तय है। तो एक गाना मुझे याद आता है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। कांग्रेस पार्टी भी हमको महिला आरक्षण बिल में सहायता किया था लोकहित में। क्या हम कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं? देखो, फ्लोर में कोऑर्डिनेशन, अच्छे मुद्दे पे कोऑपरेशन करना, ये अलग बात है। कई पार्टियों ने सपोर्ट किया था, लेकिन हम जब राजनीतिक लड़ाई की बात आती है, उड़ीसा के हितों की बात आती है, उड़ीसा के विकास की बात आती है, उड़ीसा के भविष्य की सुरक्षा की बात आती है, संस्कृति भाषा की बात आती है, हम बीजू जनता दल से अलग है और हम इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनका जाना तय है। जी, एक अगला विषय है कि आपके एक नेता हैं, पुरी से कैंडिडेट हैं, उन्होंने उनसे एक स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसको नवीन पटनायक से लेकर अरविंद केजरीवाल एक बड़ा विषय बना रहे हैं। कैसे देखते हैं आप उसको? ये तो बड़ा हास्यास्पद है। और उन्हीं की पार्टी के नवीन बाबू, तो आजकल मेरा आरोप है कि नवीन बाबू जी को खुद वैसा बहुत सारा विषय में मालूम नहीं होता है। उनकी जो गुमास्ता है, आउटसोर्स अधिकारी कर्मचारी है, वही जो कहते हैं उसको कह देते हैं। पिनाकी मिश्रा जी का स्टेटमेंट में क्या था, प्रताप देव जी की स्टेटमेंट में क्या था, उन्हीं की पार्टी की बाकी लोगों की स्टेटमेंट क्या था, वो तो कई बार नवीन पटनायक जी को महाप्रभु से ऊपर कर चुके हैं। वो कहे तो सही, बेचारा संबित ने आवेग में इतना वो विभोरित था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाप्रभु जी के अनन्य भक्त है, दशकों से भक्त है। महाप्रभु की मंदिर में उन्होंने कुछ समय बिताया था। पर ये विषय बनेगा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं बनेगा, ये बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद बात है। दूसरी चीज, आप कांग्रेस के ऊपर आप नेशनली आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? ये कांग्रेस पार्टी दिवालिया हो चुके हैं, कोई मुद्दे नहीं है, ये इधर उधर की बात करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट आपके चुनाव के लिए। इधर टेंडर कमीशन घोटाले में फंसे मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की ईडी रिमांड 5 दिन के लिए और बढ़ाई है। रिमांड के दौरान ईडी ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी किए हैं, जिसके मुताबिक टेंडर से मिलने वाले कमीशन में आलमगीर आलम के पास भी हिस्सा जाता था। सबसे अहम खुलासा यह कि आरोपी संजीव लाल और जहांगीर आलम मंत्री के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया करते थे। इस सब के बीच अब ईडी ने आईएएस मनीष रंजन को भी समन जारी कर 24 मई को पूछताछ के लिए दफ्तर तलब कर लिया है। मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव रह चुके हैं। इधर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, यानी कि हेमंत सोरेन तीसरे चरण में भी प्रचार
नहीं कर पाएंगे। पूर्व सीएम ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ग्राउंड पर प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की अपील की थी। हेमंत सोरेन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने सारे तथ्य भी नहीं रखे। कोर्ट ने सवाल किया कि जब सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था तब कोर्ट को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई कि जमानत की अर्जी स्पेशल कोर्ट के सामने पेंडिंग है और निचली अदालत पहले ही चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है। जमानत किस बात के लिए मिलेगा? भ्रष्टाचारी को कोई जमानत मिलता है? बस न्यायपालिका पे अरे सुनो थोड़ा सा धीरे डिसीजन वो लोग ले रहे हैं, हम लोगों को बस उम्मीद है, अब इंतजार करना पड़ेगा। निश्चित रूप से दुखद है हम लोगों के लिए, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, जो भी निर्णय होगा स्वागत। और हेमंत सोरेन की याचिका खारिज होने पर प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो चुका है। पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी भी तेज हो गई है। चलिए, यह हमने आपको दिखाया भी कि बयानबाजी क्या है, एक बार फिर से हम सुनवाते हैं आपको। इस पर क्या जमानत किस बात के लिए मिलेगा? भ्रष्टाचारी को कोई जमानत मिलता है? तो बस न्यायपालिका पे अरे सुनो थोड़ा सा धीरे डिसीजन वो लोग ले रहे हैं, हम लोगों को बस उम्मीद है, अब इंतजार करना पड़ेगा। निश्चित रूप से दुखद है हम लोगों के लिए, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, जो भी निर्णय होगा स्वागत। और दिल्ली से बाड़मेर तक, हिमाचल से भोपाल तक शहर गर्मी के 3rd डिग्री टॉर्चर का रूम बन चुके हैं। दिल्ली में 24 मई तक हीट वेव का अलर्ट है, तो राजस्थान में तापमान 47 डिग्री को पार करने वाला है। उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है, तो 19 शहरों में हीट वेव की चेतावनी है। दिल्ली में गर्मी की हालत ऐसी है कि पीक पावर डिमांड पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़कर 8000 मेगावाट तक पहुंच गई। राजस्थान में गर्मी का आपातकाल, आग की भट्टी में झुलस रही दिल्ली। उत्तर भारत में धधकती गर्मी का टॉर्चर। मई की गर्मी में पारा कहीं 50 डिग्री तक छूने वाला है। मई में ये हालात हैं तो जून की गर्मी में क्या होगा? बीकानेर में पारा 47 पार। राजस्थान तो लग रहा है कि किसी गर्मी की भट्टी में जल रहा है। बीकानेर में तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक जवान ने रेत में दबाकर कुछ ही मिनट में पापड़ सेक लिया। ये वीडियो देखकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तपती धूप में तैनात बीएसएफ को सलाम किया है, जो तपती धूप में ही सीमा की रखवाली के लिए डटे हुए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए राजस्थान सरकार अलर्ट मोड में आ चुकी है। बिजली विभाग ने छुट्टियां रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पानी, बिजली और चिकित्सा विभाग के मंत्रियों, अधिकारियों और जिला कलेक्टर्स को एक्शन में रहने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। राजस्थान के अधिकतर जिलों में तापमान 46 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। पिलानी में 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सर्वाधिक तापमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 से 72 घंटे के दौरान तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी और होगी। पहली बार राजस्थान में 47 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान क्रॉस किया है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान पिलानी में 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगले 48 से 72 घंटों में राजस्थान के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। राजधानी दिल्ली में गर्मी ऐसी है कि आसमान से आग बरस रही है। लोग परेशान हैं, गला सूख रहा है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक इस गर्मी से निजात की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने 24 मई तक लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच न्यूनतम तापमान इस सीजन में पहली बार 30 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे कई राज्यों में समय से पहले ही समर वेकेशन की घोषणा कर दी गई है। यहाँ सरकार की तरफ से स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बहुत गर्मी है यहाँ पे, घूमने आया था,
लेकिन बहुत गर्मी है, घूमने की मन नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं हो रही घूमने का। यहाँ पे अभी दिल्ली में बहुत ही गर्मी है, आप लोग जैसे देख सकते हैं। मैं मेरी बच्ची को लेकर आई हूँ दिल्ली में, और यहाँ में इतना ओवर हीट हो रहा है, बच्चा जो सो गया थक के, इतना गर्मी है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा कैंप वगैरह हो, ताकि बच्चा लोग को लेके मम्मी लोग भी ऐसा आके बैठ सके और कुछ ठंडा पानी ऐसा कुछ मिल सके। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्पेसिफिकली सामान्य से ज़्यादा हैं, और हमने इसके पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूस रेड अलर्ट भी दे रहे हैं। और हमारा अनुमान ये है कि राजस्थान रीजन वाइज बात करें या स्टेट वाइज बात करें, राजस्थान के लिए 5 दिन ही रेड अलर्ट है हमने दे रखा है। उसमें टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा रहेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें, वेस्ट यूपी के लिए भी आने वाले 5 दिनों के लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। और अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो नॉर्थर्न पार्ट ऑफ MP, वहाँ हमारा ऑरेंज अलर्ट है। पंजाब में भी भीषण गर्मी से लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार 3 दिनों से पंजाब के गर्म शहरों की सूची में टॉप पर बने हुए बठिंडा में भीषण गर्मी से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। बढ़ते तापमान ने पहाड़ों पर भी कहर बरपाया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के जंगलों में 3 दिन से लगी आग लगातार बढ़ती जा रही है। पूरा जंगल जल रहा है और चारों तरफ धुआं ही धुआं है। हिमाचल प्रदेश में इस सीजन में अभी तक 300 से ज्यादा जगहों पर आग लग चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।